हेलो, मेरा नाम डॉक्टर संगीता मिश्रा है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने YouTube चैनल पर। मेरे इस चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बीमारी के बारे में, जिस बीमारी को लेकर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत ज़्यादा चिंता में हैं। उस बीमारी का नाम है हैंड फुट माउथ डिजीज़। ये हैंड फुट माउथ डिजीज क्या होती है? हैंड फुट माउथ डिजीज एक वायरल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आपके जो पाम है, पैर की तलवे है, सोल है और आपके मुंह में छाले आ जाते हैं, छोटे छोटे से ब्लिस्टर्स फॉर्म हो जाते हैं। जो बीमारी है ये कॉक्सेकी नाम के वायरस की वजह से होता है। अब जानते हैं कि ये बीमारी हमारे शरीर में फैलता क्यों है, क्यों इतना चिंता का विषय बना हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादातर ये बीमारी जो है छोटे बच्चों को अफेक्ट करती है और ये डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से हो जाती है। मतलब कि एक बच्चे को अगर हुआ है तो दूसरे बच्चे को भी हो जाएगा। कैसे हो जाता है? क्योंकि उनको जो छोटे छोटे से ब्लिस्टर्स आते हैं, ब्लिस्टर मतलब कि छोटे छोटे से दाने होते हैं जिसमें पानी भरा होता है। जो दाने हैं वो अगर पर्सन के या फिर बच्चों की कांटेक्ट में आता है तो इन्फेक्शन ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है। उनका जो स्टूल पास करते हैं वो अगर कांटेक्ट में आया तो इन्फेक्शन ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है। उनका सलाइवा जो थूक होता है वो अगर कांटेक्ट में आया तो इन्फेक्शन ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है। जैसे वो खांसी कर रहे हैं, जैसे वो कॉफ कर रहे हैं तो उससे जो म्यूकस निकलता है वो अगर कांटेक्ट में आया तो इन्फेक्शन ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है। स्कूल में बहुत सारे बच्चे एक साथ में बैठते हैं तो ये जो खतरा है स्कूल के बच्चों में या जहाँ पर ट्यूशन्स वगैरह या प्ले ग्रुप पे जो बच्चे जाते हैं वहाँ पर ज़्यादा बना रहता है। इसलिए उनको आइसोलेट करने के लिए बोला जाता है। वो बच्चे को स्कूल में नहीं आने के लिए बोला जाता है जब तक कि उनका इन्फेक्शन खत्म नहीं हो जाए। ज़्यादातर जो हैंड फुट माउथ डिजीज है इसमें पेशेंट को ब्लिस्टर्स फॉर्म होते हैं। अब जानते हैं कि इसमें किस तरह के सिम्टम्स पेशेंट या फिर बच्चे प्रेजेंट करते हैं। पहला तो क्या होगा, बच्चों को बुखार आने लगता है, उनका भूख कम हो जाता है, गले में दर्द होने लगता है, सर दर्द होने लगता है, बदन दर्द होने लगता है और चिड़चिड़ाहट होने लगती है। बच्चे खाना खाने के लिए मना करते हैं, भूख उनकी कम हो जाती है। किसी किसी बच्चे को सलाइवेशन होने लगता है, मतलब थूक ज्यादा निकलने लगता है। इसमें छोटे छोटे से जो ब्लिस्टर्स हैं वो आपके पाम में, आपके पैर में जो सोल का एरिया है, तलवा है और गले में, मुंह के अंदर या फिर जीभ पर इस तरह के छोटे छोटे दाने आ जाते हैं जिसकी वजह से बच्चे को काफी डिस्कम्फर्ट होता है। वो खाना खाने में उनको तकलीफ होने लगती है। किसी किसी बच्चे को सलाइवेशन भी होने लगता है, मुंह से थूक निकलने लगता है। ज्यादातर जो हैंड फुट माउथ डिजीज है वो पेशेंट की बॉडी में आने के 3 से 6 दिन के बाद सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है। मतलब कि बीमारी ने 3 से 6 दिन पहले आपके शरीर में एंटर कर लिया है, आ गई है, लेकिन उसके जो लक्षण है, उसके जो सिम्टम्स है वो 3 से 6 दिन के बाद आने चालू हो जाते हैं। 1 से 2 दिन तक बुखार आता है, उसके बाद ब्लिस्टर्स यानी छाले डेवलप होते हैं। ज़्यादातर जो ये रैसेस हैं पाम में, सोल में या फिर गले के अंदर, कई बार बच्चों के बटक्स में, पीठ में, पेट में इस तरह से दिखाई देते हैं। ये जो सिम्टम्स होते हैं ये बहुत सीवियर नहीं होते हैं, ये कुछ टाइम के लिए आपकी बॉडी में आते हैं, 7 दिनों में अपने आप से चली जाती है। लेकिन किसी किसी पेशेंट में सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं, उसके लिए उनको मेडिसिन देना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब कॉजेज़ क्या होते हैं हैंड फुट माउथ डिजीज़ के? हैंड फुट माउथ डिजीज के जो कॉजेज है, सबसे मेन कॉज होता है वो कॉक्सेकी वायरस होता है। जो हैंड फुट माउथ डिजीज है ये कैसे स्प्रेड होता है, कैसे बच्चे इसके कांटेक्ट में आते हैं? डिजीज जो है ज्यादातर कांटेक्ट में आने की वजह से स्प्रेड होता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से स्प्रेड होता है। जैसे आपको खांसी हो रही है, सर्दी हो रही है तो उससे जो म्यूकस निकलता है उससे वो स्प्रेड होता है। जो ब्लिस्टर्स फॉर्म हुए हैं वो उसका जो फ्लूइड वो अगर कांटेक्ट में आता है तो इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है। स्टूल, पॉटी जो वो कांटेक्ट में आता है उसकी वजह से स्प्रेड हो जाता है। बच्चे जो खेलते हैं
एक टॉय के साथ में, या फिर जो भी उनकी बिलोंगिंग्स है, अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो वो दूसरे बच्चे के कांटेक्ट में आएगा तो उनको भी हो जाता है। अभी रिस्क में कौन से लोग आते हैं? रिस्क में ज़्यादातर छोटे बच्चे आते हैं। जैसे किसी को इन्फेक्शन हुआ है और वो बच्चा स्कूल में जा रहा है, वो बच्चा प्ले ग्रुप में जा रहा है, वो बच्चा बेबी सिटिंग में जा रहा है, तो वो उसकी वजह से बाकी सारे बच्चे भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। एक बार अगर हैंड फुट माउथ डिजीज आपको हो गया तो दूसरी बार होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, क्योंकि पहली बार जब इन्फेक्शन होता है तो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप कर देता है। डायग्नोसिस कैसे करें? इसको डायग्नोसिस करने के लिए बच्चे को पूरी तरह से एग्जामिन करना है कि उसको ब्लिस्टर्स कहाँ पर है, उसको क्या तकलीफ हो रही है, उसको किस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। वो पूरा डिटेल केस हिस्ट्री लेंगे और उस केस हिस्ट्री में समझ में आ जाता है कि बच्चे को हैंड फुट माउथ डिजीज है या नहीं है। फिर उसके बाद कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है CBC। उसमें देखा जाता है कि बच्चे का WBC या प्लेटलेट काउंट बराबर है कि नहीं है, उसमें कोई चेंजेस तो नहीं आए। ट्रीटमेंट की जहाँ पर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर एलोपैथिक में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। जो बुखार या फीवर वगैरह है तो पैरासिटामोल या फिर क्रोसिन वगैरह दिया जाता है। पेन अगर कुछ है तो पेन के लिए उनको मेडिसिन दिया जाता है। बट होम्योपैथिक में डिफरेंट अप्रोच है। मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं, आइदर वो ऑलरेडी मेरा ट्रीटमेंट ले रहे हैं या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इस बीमारी को लेकर आते हैं। लेकिन हर बच्चे की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बच्चे को हम सेम दवाई नहीं दे सकते। पूरा हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप बच्चे की पूरी हिस्ट्री नहीं लेंगे आप सही दवाई तक नहीं पहुंच सकते हैं, और सही दवाई का चुनाव करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि बच्चे को इम्प्रूवमेंट मिल जाए। अभी बच्चे जो है इनको कब स्कूल ले जाना चालू कर सकते हैं? ज़्यादातर मैंने जैसे आपको बताया कि ये इन्फेक्शन एक हफ्ते तक रहता है और एक हफ्ते के बाद अपने आप से चला जाता है। तो जब तक आपकी बॉडी में वो ब्लिस्टर्स पूरी तरह से हील नहीं हुए तब तक उनको स्कूल नहीं भेजना है। एक बार अच्छे से हीलिंग हो गई तो ही वो स्कूल जा सकते हैं। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? अभी प्रिवेंशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्टेक्ट के थ्रू ये ज़्यादा स्प्रेड होता है। तो जब अगर किसी को हुआ है तो ट्राई करें कि दूसरे बच्चों के साथ कांटेक्ट ना हो ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। अब जो बच्चे के टॉयज वगैरह हैं, जो उनके कपड़े हैं, उसको अच्छे से डेटॉल में डालकर वॉश करना है, या कोई भी डिसइंफेक्टेंट आप यूज़ कर सकते हैं। घर को अच्छे से क्लीन करना है और उनको हैबिट डालना है कि हाथ को अच्छे से क्लीन करना है। हाथ को अच्छे से क्लीन करने का मतलब ये है कि बच्चे को हैबिट डालना है कि जब भी वो कहीं बाहर से आ रहे हैं, खेल कर आ रहे हैं, तो अपने हाथ पैरों को अच्छे से साबुन से धोएं। लेकिन साबुन से धोने के बारे में ये चीज़ ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है, बच्चे जल्दी जल्दी खेल कर आते हैं, पानी ऐसे ऐसे डालते हैं और सोप लगाकर ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है, जो सोप है वो सोप आपकी बॉडी से पूरी तरह से निकलता नहीं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन फिर से होने लगता है। हैंड वॉश की हैबिट डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना खाने के पहले हैंड अच्छे से वॉश करना है, ये रोज करना है। ऐसा नहीं कि जब हमको ये कोई बीमारी हुई है तब हमको ये प्रिकॉशन लेना है। हमको बीमारी हो या ना हो, ये बेसिक हाइजीन से, हाइजीन का ध्यान हमको रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम स्टूल पास करने जाते हैं, जब हम यूरिन पास करने जाते हैं, तो वहाँ से आने के बाद अपने हाथों को अच्छे से साबुन से धोना है। स्टूल और यूरिन की प्लेस को अच्छे से वॉश करना है। उसके बाद अपने हाथ को अच्छे से साबुन से धोना है। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। जब भी आप टॉयलेट या स्टूल पास करते हैं, वहाँ पर टॉयलेट को अच्छे से फ्लश आउट करना है, पानी उसमें डालना है ताकि वहाँ पर कोई और जाए तो उसको इन्फेक्शन ना हो। अपनी जो टॉयज हैं, अपनी जो बुक्स हैं, उसको भी साफ सुथरा रखना चाहिए। एक दिन करने से कोई चीज़ हमको बेनिफिट नहीं पहुंचा सकता है जब तक कि हम जो सफाई जो है इसको अपनी आदत में नहीं शामिल कर ले। जिस दिन हमने अपनी आदत में शामिल कर लिया उस दिन काफ़ी इन्फेक्शन कम हो जाएंगे और हमको कम अफेक्ट करेंगे। प्रिकॉशन में पेशेंट को क्या करना है? अगर किसी को हैंड फुट माउथ डिजीज हो गया है तो उसको क्या करना है? उन बच्चों को पहले तो आइसोलेट कर देना है। दूसरी चीज़ कि उनका जो भी मेडिसिन चालू है वो प्रॉपर उनको देना है। थर्ड थिंग कि बच्चे को ग्लिसरीन वगैरह से जहाँ पर भी उनको छाले हुए हैं वो लगा देना है ताकि उनको जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है वो कम हो जाए। पानी अच्छे से पीने के लिए देना है। खट्टी चीज़ें उनको नहीं देनी है। कोकोनट मिल्क दे सकते हैं जिससे उनको ठंडक पहुँचे।
तो इस तरह से कुछ प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। अगर आप प्रिकॉशंस लेंगे आप अपने आप से डिजीज को काफी हद तक कम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए इस तरह के और भी वीडियोस बनाऊं।